हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो अब हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर सेकंड के सेकंड पार्ट के बारे में, जिसमें अब हम बात करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में। देखो, आप कल के वीडियो में हम एसिड बेस के बेसिक चीज़ों के बारे में, इंट्रो के बारे में पढ़ चुके हैं, और साथ ही साथ हमने इंडिकेटर के बारे में पढ़ा था और नेचुरल इंडिकेटर के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो वीडियो देख लें और उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करें, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए कल जहाँ पर हमने छोड़ा था वहाँ से हम चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आपके इंडिकेटर्स के बारे में, जो कि एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। ठीक, तो आपके इंडिकेटर जो हैं वो कितने टाइप के हैं। वो हैं बेसिकली, अगर टाइप की ही बात कर लें हम, इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स आपके ओरिजिन के बेस पे नेचुरल होता है, जो नेचर से पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपका सिंथेटिक होता है, जिसे आप लैब में बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होता है। ठीक है, जो आप स्मेल के बेस पे करते हैं, जो आगे आएगा। और एक होता है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो कि हर किसी टाइप के एसिड बेस को आइडेंटिफाई कर लेता है। ठीक है, तो ये सारे हैं, बेसिक से दो हैं, ऑल फैक्ट्री इन्हीं के बेसिक टाइप हैं। ठीक है, तो बेसिक से दो इंडिकेटर हैं आपके, नेचुरल एंड सिंथेटिक। अब नेचुरल की बात हम कल के वीडियो में कर ही चुके हैं, अब बात करते हैं हम सिंथेटिक इंडिकेटर की। तो देखो, जो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं उसमें आपके टर्मरिक था, ठीक है, और बाकी चीज़ें थीं, जैसे हिबिस्कस था, और वो बाकी की चीज़ें जो आपने कल की पढ़ी थी। अब हम बात कर लेते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर की, जिसके बारे में बस हमने सिर्फ कल नाम जाना था, सिंथेटिक इंडिकेटर। तो सिंथेटिक इंडिकेटर में आपके दो एग्जाम्पल थे। एक था फिनोल्फथैलिन, ये आपने कल यहाँ पढ़ा था, दिखा देते हैं। कल आपने इसे यहाँ देखा था, फिनोल्फथैलिन को और मिथाइल ऑरेंज को। ठीक है, आज के अगर हम बात कर रहे हैं तो अब हम इसे पढ़ेंगे। एक है आपका फिनोल्फथैलिन सॉल्यूशन और दूसरा है मिथाइल सॉल्यूशन। तो इसके बारे में हमें जानना है। तो देखिए, फिनोल्फथैलिन जो होता है वो कलरलेस होता है नेचुरली, जैसे पानी होता है ना, कुछ इस टाइप का उसका कलर होता है। लेकिन जब आप इसमें एसिड मिलाते हो, ठीक है, कलरलेस फिनोल्फथैलिन में आप जब एसिड मिलाते हो तो कोई कलर चेंज नहीं होता। ठीक है, वो कलरलेस ही रहता है, मतलब नो चेंज। ठीक है, लेकिन जब आप इस कलरलेस फिनोल्फथैलिन में बेस मिलाते हो तो इसका कलर हो जाता है पिंक। ठीक है, तो इसका कलर हो जाता है पिंक। अब इसका कलर पिंक हो गया तो इसका मतलब ये है कि उसमें बेस प्रेजेंट है। और अगर वो कलरलेस ही रहा तो या तो उसमें न्यूट्रल है या फिर वो कैसा है, एसिडिक है। ठीक है, एसिडिक में एंड न्यूट्रल में दोनों लिख देते हैं आप। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में और एसिडिक सॉल्यूशन में, दोनों में ही ये कलर चेंज नहीं होता है, कलरलेस ही रहता है। ठीक है, इस तरीके से आप फिनोल्फथैलिन का यूज़ करके पता करते हैं। दूसरा आपका है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, नाम से पता चल रहा है ये ऑरेंज कलर का है। ठीक है, इसका नेचुरल कलर होता है ऑरेंज। जब आप इस ऑरेंज कलर के मिथाइल ऑरेंज में मिक्स करते हैं एसिड तो ये हो जाता है रेड कलर का। ठीक है, रेड का या हल्का सा पिंक भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये रेड ही होता है। ठीक, और जब इस ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज में आप मिला देते हैं बेस तो ये टर्न हो जाता है येलो में, इसका कलर हो जाता है येलो। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर इस ऑरेंज में न्यूट्रल मिलाएंगे तो न्यूट्रल में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, है ना,
जब पानी मिलाया तो उसमें कलर चेंज थोड़ी होगा। तो न्यूट्रल में तो वो ऑरेंज का ऑरेंज ही रहेगा, नो चेंज। न्यूट्रल में देखो चेंज होता ही नहीं है, न्यूट्रल इसीलिए न्यूट्रल है, कभी भी न्यूट्रल में कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिंथेटिक इंडिकेटर आपको एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। ओके, अभी आप यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए जो कि आपका आजकल के जो क्या कहते हैं उसे केस बेस्ड केस स्टडी जो आता है उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। यू हैव बीन प्रोवाइडेड 3 टेस्ट ट्यूब, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल वाटर एंड 2 कंटेन्स एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन। बेसिकली आपके पास 3 कंटेनर जिसमें एसिड, बेस और पानी है मान लीजिए, ठीक है। और आपको रेड लिटमस पेपर, सिर्फ रेड लिटमस पेपर का यूज़ करके आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे? तो देखो, अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ रेड लिटमस का, ये हमने कल पढ़ा था, वही देख लेते हैं। देखिए कहाँ गया आपका रेड लिटमस के बारे में हमने बात की थी, लिटमस पेपर के बारे में, यहाँ। हाँ, तो देखिए हमें पता है, इसे फ्रेशली बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ही ना हो। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक। तो आपके पास 3 सॉल्यूशन है, एक में वाटर है, ठीक है, एक में एसिड है, एक में बेस है। आपको नहीं पता किसमें क्या है, ठीक है। तो देखिए आप क्या करेंगे, और आपके पास सिर्फ है, क्या है, रेड लिटमस पेपर, ओनली है रेड लिटमस पेपर, ठीक है। आपको इस रेड लिटमस पेपर से आइडेंटिफाई करना है। कैसे करेंगे भाई? देखिए सिंपल है, जैसे ही आप रेड लिटमस पेपर को इन तीनों में डिप करेंगे तो इनमें से एक में रेड से ब्लू हो जाएगा। किस में हो जाएगा? जिसमें बेस होगा। तो ये क्या होगा, रेड से ब्लू हो गया। इसका मतलब इस कंटेनर में, ये कंटेनर मान लो 1 है, ये कंटेनर 2 है, ये कंटेनर 3 है, डुबाएंगे हम इस रेड लिटमस पेपर को एक एक करके तीनों में। लेकिन जिसमें भी ये रेड से ब्लू हो जाएगा, दैट मीन्स उसमें क्या प्रेजेंट है, आपका बेस प्रेजेंट है, ठीक है। अब आपका जो रेड लिटमस पेपर है, इसमें आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, उल्टा कर लेते हैं, ठीक है। आपने तीनों कंटेनर में एक एक करके इस रेड लिटमस पेपर को डुबोया, और जिस कंटेनर में वो रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो गया, उसका मतलब है उसमें बेस प्रेजेंट है। ओके, अब आपका वही जो लिटमस पेपर है जो पहले रेड था, अब कैसा हो चुका है? नाउ दैट हैज़ बीन ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। अब इस ब्लू लिटमस पेपर को जब आप बाकी के दोनों कंटेनर में डुबोएंगे और जिसमें वो ब्लू से वापस से रेड हो जाए, तो उसका मतलब है उसमें एसिड प्रेजेंट है। और अगर वो ब्लू का ब्लू ही रहे, ठीक है, ब्लू का ब्लू ही रहे, तो फिर उसमें न्यूट्रल प्रेजेंट है, मतलब वाटर प्रेजेंट है। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे सिर्फ एक लिटमस पेपर की हेल्प से। समझ में आया? क्योंकि रेड ब्लू में कन्वर्ट हो सकता है, ब्लू रेड में। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सिर्फ एक लिटमस पेपर की हेल्प से। कोई इशू तो नहीं है इसमें? चलिए, तो अभी हमने बात की सिंथेटिक इंडिकेटर की। अब हम बात कर लेते हैं आपके दूसरे टाइप के इंडिकेटर की, दैट इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ठीक है। अब हम इस ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होते हैं? वो इंडिकेटर, ठीक है, सम सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक एंड बेसिक मीडिया आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। वो इंडिकेटर, वो केमिकल सब्सटेंस जिनकी स्मेल से आप एसिड और बेस का पता लगाते हो, उन्हें कहते हैं हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ओके, जिनकी स्मेल से आइडेंटिफाई करते हैं। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ठीक है, सब्सटेंसेस
whose smell changes in aqueous, sorry, acidic or basic medium are called olfactory indicator. olfactory indicator, ठीक है, उन्हें olfactory indicator कहते हैं जो एसिड और बेस में अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं। स्मेल के लिए ज़्यादा बेटर वर्ड होता है ऑडर, ठीक है, गंध। ओके, तो जिसमें चेंज हो जाएगी वो हो जाएगा। अब आपके पास एग्जाम्पल के लिए 3 इंडिकेटर दे रखे हैं आपकी बुक में, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। एक है क्लॉव, ठीक है, एक है आपका अनियन और एक है वनीला, ठीक, क्लॉव, अनियन एंड वनीला। तो इन तीनों की अपनी अपनी स्मेल होती है, ठीक है। अब इनसे आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? देखिए, तीनों के तीनों ही, एक के लिए क्या लिखे हम, तीनों के लिए सेम चीज़ है तो तीनों को लिख देते हैं सेम चीज़, कि ये क्या करते हैं, इनकी एसिड में, जब आप इन्हें एसिड में मिलाते हैं तो स्मेल में नो चेंज होता है, कोई चेंज नहीं आता, वो एज इट इज़ रहती है। लेकिन जब आप इन्हें बेस में मिलाते हैं तो इनकी जो स्मेल है वो वैनिश हो जाती है, उड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो मान लो आपके पास 2 कंटेनर हैं, एक में एसिड है और एक में बेस है, और आपने उसमें किसी में, दोनों में वैनिला मिलाया। थोड़ी देर बाद हिलाने के बाद आपने देखा कि किस में स्मेल रहती है, जिसमें स्मेल रहेगी उसमें एसिड है और जिसमें स्मेल नहीं रहेगी उसमें बेस है। आप इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक पहला क्वेश्चन जो बन जाता है वो ये कि ब्लाइंड पर्सन के लिए, एक अंधे इंसान के लिए सुटेबल इंडिकेटर कौन सा है, ठीक है। तो उसके लिए सुटेबल इंडिकेटर है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, क्योंकि बाकी में तो कलर चेंज होता है और एक अंधे इंसान को कलर से क्या मतलब है, उसे तो नहीं पता ना, ठीक है। तो उसे अगर एसिड बेस आइडेंटिफाई करना है तो वो क्या यूज़ करेगा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यूज़ करेगा। ओके, अब इन तीनों ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है, ठीक है, बेस्ट स्वीट ऑल्फैक्टरी लिख लेते हैं, बेस्ट ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो बेस्ट ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर या तो अनियन है या फिर वेनिला है, ठीक है। रीज़न कि इन दोनों की स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, तो आसानी से हम पता कर सकते हैं। वहीं पर क्लॉव जो होती है, लौंग जो होती है, उसकी स्मेल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, इस वजह से उसकी चेंज जो भी उसमें चेंज आता है वो इतनी आसानी से पता नहीं चलता है। मतलब जिसकी नाक बहुत तेज़ होती है, जिसे स्मेल बहुत ज़्यादा आ जाती है, वो थोड़ा आइडेंटिफाई कर लेगा। बाकी नॉर्मल जो पर्सन होते हैं उन्हें इतनी ज़्यादा स्मेल नहीं आती है, तो उन्हें आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम क्लॉव को इतना प्रेफरेंस नहीं देते हैं, ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के फॉर्म में। लेकिन चेंज आता है इसलिए हम पढ़ते हैं इसे, लेकिन अपनी डेली लाइफ में हम क्लॉव का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उतना हमें आइडेंटिफाई होगा भी नहीं। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का करते हैं यूज़। ओके, तो इतना समझ में आ गया होगा आपको, कोई इशू नहीं है आपको, आई थिंक, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ एक्टिविटी 2.1 में और 2.2 में इन्हीं चीज़ों के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। आप खुद भी पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, यही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ वही क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ दीज वैनिला, अनियन और क्लोव कैन बी यूज्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ऑल्फैक्टरी के फॉर्म में तो हम इन तीनों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली यूज़ करेंगे वनीला एंड अनियन को, क्योंकि इनकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। क्लॉव की इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होती है, तो उसमें चेंज का पता नहीं चलता है, ठीक। अब
नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विद मेटल। अब देखो, जो एसिड एंड बेस हैं वो दोनों ही अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, ठीक है। सबसे पहले हम रिएक्टिविटी मेटल के बाद साथ में देख रहे हैं, रिएक्टिविटी विद मेटल, एसिड और बेस की। तो अगर आप सबसे पहले बात कर लेते हैं एसिड की, आप एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, सॉल्ट बनेगा और साथ ही साथ बनेगा आपका हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। जैसे HX से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एसिड को, ठीक है, और मेटल को M से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो रिएक्शन के बाद क्या होगा कि MX सॉल्ट बनेगा, मेटल और नॉन मेटल जुड़कर सॉल्ट बनेंगे, और H2 गैस बनेगी, ठीक है। और ये क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो हीट रिलीज होती है इस रिएक्शन के दौरान, तो जो सब्सटेंस है, जो हमारा सॉल्यूशन है, वो गर्म हो जाता है, ठीक। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात कर लें, जैसे HCl है, सबसे बेस्ट इजी एग्जाम्पल हो गया, और आपने जो मेटल लिया है दैट इज़ Na, सोडियम मेटल लिया है। तो रिएक्शन के दौरान क्या होगा कि ये जो नॉन मेटल वाला पार्ट है, X वाला पार्ट है, ये M के साथ चला जाएगा, ठीक है, और ये आपस में जुड़कर बन जाएंगे NaCl, मेटल आगे नॉन मेटल पीछे, दोनों की वैलेंसी 1 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो NaCl ही बनेगा, ठीक है। और यहाँ से H2 गैस निकल जाएगी। हाइड्रोजन कभी भी सिंगल नहीं रहता, तो वो अपने ही दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ मिलकर H2 गैस बना लेगा, और साथ में आपकी हीट रिलीज हो जाएगी। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। तो इस तरीके से मेटल रिएक्टिविटी शो करता है, ओके। तो यहाँ आपको ये एक्टिविटी दे रखी है, ठीक है, जिसमें आपने जिंक ग्रैन्यूल लिए हैं जो कि मेटल है, और उसे सल्फ्यूरिक एसिड में डिप कर दिया है, डाल दिया है, ठीक है। तो ये एसिड हो गया, ये मेटल हो गया, और दोनों की रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी बबल्स की फॉर्म में, और धीरे धीरे इसके अंदर सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो किस तरीके से ये रिएक्शन होगी ज़रा देख लें, इसे भी आपके बुक में दे ही रखी है। तो आपने लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और इसे मिक्स किया किसमें, जिंक में, जिंक मेटल के ग्रैन्युल्स डाल दिया। अब रिएक्शन होगी, यहाँ से ये सल्फेट और यहाँ से ये जिंक निकलेंगे, और आपका बन जाएगा जिंक सल्फेट। जिंक की वैलेंसी भी 2 होती है, सल्फेट की भी 2 होती है, इसलिए ये ZnSO4 बन गया सिंपल। प्लस में आपका H2 गैस निकल जाएगी और हीट रिलीज होगी, ये रिएक्शन होगी। अब यहाँ पर वही, जब हम H2 की बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन गैस के बारे में बात कर लेते हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट आ जाता है आपका, टेस्ट फॉर H2, हाइड्रोजन गैस के लिए टेस्ट। तो क्या होता है, अगर आपको हाइड्रोजन गैस के लिए टेस्ट करना है तो उसका एक सेटअप दिया हुआ है। तो जो भी आपने रिएक्शन कर रहे हो और जहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है, उसे एक पाइप के थ्रू हम एक सोप सॉल्यूशन में लेके आएंगे। इससे होगा क्या, जो सोप सॉल्यूशन है उसमें बबल्स बनेंगे, और बबल बन के जो बबल है वो एयर में उठेंगे। फिर उसके पास एक हम बर्निंग कैंडल लेके आएंगे, ठीक है, और जब बर्निंग कैंडल लेके आएंगे तो फिर वो जो हाइड्रोजन गैस है वो पॉपअप साउंड के थ्रू जलेगा, ठीक है। मतलब जब वो जलेगा तो उसमें से एक पॉपअप साउंड आएगी, बिल्कुल वैसी जैसे अचानक से जब आप LPG गैस अपने घर की गैस जलाते हो तो अचानक से एक आवाज़ आती है ना, भप करके, उसी तरीके से एक आवाज़ आएगी, पॉपअप साउंड। तो ये है आपका टेस्ट फॉर H2 गैस, ठीक। हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए ये आपके पास एक टेस्ट दे रखा है, ओके। तो इस तरीके से हम पहचान लेंगे। अच्छा, एसिड ऑर्गेनिक हो या कैसा भी हो, ठीक है, आपका सॉल्ट बनेगा इसी टाइप से। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ इथेनोइक एसिड, ठीक है, ये तो हमने वहाँ डिस्कस कर लिया तो इसे छोड़िए।
इथेनॉइक एसिड ले लिया CH3COOH, इथेनॉइक एसिड हो गया ऑर्गेनिक एसिड, और इसमें हमने ले लिया Na सोडियम। ठीक है, होगा क्या कि यहाँ से H निकलेगा। ठीक है, COOH में से H निकलता है, ऑर्गेनिक एसिड है तो COOH है, और COH में से ही H निकलेगा। ओके, तो ये तो H निकल जाएगा और बन जाएगा आपका H2। ठीक है, H2 गैस बन जाएगी। बचा हुआ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, H की जगह Na लग जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका सॉल्ट बन जाएगा CH3COO Na। अब क्योंकि कार्बन वाला पार्ट है तो चार्ज पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, और इसी वजह से ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव करके हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो बेसिकली ये सॉल्ट बन गया। ठीक है, और ये हाइड्रोजन गैस बन गई। इस तरीके से ये रिएक्शन होती है, पर होगी वही, हाइड्रोजन गैस बनेगी और एक सॉल्ट बनेगा, चाहे ऑर्गेनिक एसिड हो चाहे मिनरल एसिड हो। अंडरस्टूड? ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गया हमारा कब, जब आपको दे रखा हो एसिड। ठीक है, तो यहां पर आप सिंपल देख लीजिए, मेटल in above reactions displaces hydrogen atom from the acid as hydrogen gas and forms a compound called salt। तो salt बन जाता है। ठीक है, तो आप सिंपल ये भी कह सकते हैं कि ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल था। ठीक, सिमिलर सी आपको रिएक्शन देखने को मिलती है जब आप बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, यहां देखिए, जब आप बेस लेंगे, बेस को किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको सॉल्ट मिलेगा। ये सॉल्ट थोड़ा डिफरेंट होता है, सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी, लेकिन रिएक्शन सेम टाइप से ही होती है। ठीक है, तो अब देख लीजिए होगा क्या। बेस के लिए क्या होगा कि आपने बेस लिया। ठीक है, और बेस में अगर आपने मेटल मिला दिया तो सेम सॉल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ओके, फॉर एग्जांपल NaOH आपने लिया और उसमें आपने मिला दिया जिंक, होगा क्या, हाइड्रोजन गैस निकलेगी H2, ये तो आपको पता ही है, तो आप लिख देंगे सबसे पहले हाइड्रोजन गैस। लेकिन साथ में आपको मिलेगी एक सॉल्ट। अब देखो सॉल्ट में क्या होगा, दो मेटल होंगे, जब बेस के साथ रिएक्ट कराओगे ना तो आपको दो मेटल्स मिलेंगे, एक Zn और एक NO, जो भी आपने लिया है उस हिसाब से, यहाँ से Na और Zn। इन दोनों में से जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी उसे आप पहले लिखेंगे, सिंपल। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज आपने याद की है पिछले चैप्टर में, उसी रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना है, और दोनों में से देखिए कौन सा ऊपर आता है, तो आपका Na पहले आता है और Zn बाद में आता है। ठीक है, बच क्या गया, बच गया ये O, क्योंकि H तो निकल गया H2 बन के। ठीक है, तो ये बच गया आपका O। अब इन्हें आपस में इस तरीके से अरेंज करना है कि इसकी वैलेंसी कम से कम रहे। अब देखो सिंपल, इसे यहाँ समझ लीजिए, Na की वैलेंसी एक होती है, Zn की दो होती है, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। अच्छा, ऑक्सीजन की भी दो होती है। ठीक है, हमें कुछ इस तरीके से करना है कि इन दोनों की जो वैलेंसी है वो बैलेंस हो जाए, वो भी कम से कम में। तो हम क्या करते हैं, दोनों को, क्योंकि ये भी कैसा है आपका, ये है आपका इवन नंबर और यहाँ बन रहा है ऑड सम, तो हमें इसे इवन करना है। तो हम क्या करेंगे, इस जो ऑड नंबर है उसे इवन बना लेंगे पहले। तो अगर मैं इस यहाँ पर 2 Na ले लूँ, ठीक है, अगर 2 Na ले लूँ तो यहाँ पर 2 Na की दो वैलेंसी हो जाएगी, 2 और 2 4 वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, अब इस 4 वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। ठीक है, तो 2 से 4 कट गया, 2 और 1, ये 2 यहाँ चला गया और आपकी वैलेंसी बन गई ये। ठीक, समझ में आ गया ना। या ये कह सकते हो यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो इस 4 को बैलेंस करने के लिए आपको 2 ऑक्सीजन चाहिए, तभी यहाँ पर इसकी 4 होगी। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, Na2ZnO2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया। इस तरीके से आप फॉर्मूला बनाते हैं, कोई इशू है इसमें नहीं है। ठीक है, जैसे
अब देखो इसमें प्रॉब्लम ये है कि सारे के सारे मेटल ये वाली रिएक्शन नहीं देते। जो रिएक्टिव मेटल्स हैं वही ये वाली रिएक्शन दे पाते हैं, क्योंकि मोस्टली जो हैं वो इस बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ तक होता है आज के लिए। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, यहाँ तक हो गया हमारा। इससे आगे हम कल करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।